नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, सामाजिक अध्ययन की पुस्तक भूगोल का जो पार्ट है उसका चौथा अध्याय पढ़ाऊंगा। कृषि। कृषि का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ग्रामीण गांव की एक व्यवस्था, गांव का पूरा सीन हमारे दिमाग में घूमने लगता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकतर ग्रामीण जनता, भारत की 2/3 से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में ही लगी हुई है। कृषि से रोजगार भी लोगों को मिला हुआ है बहुत ज़्यादा। हालांकि कृषि का योगदान जीडीपी में बहुत कम है, देश के विकास में बहुत कम है, लेकिन फिर भी कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो आज हम इसी कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम पहले बता दें कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों को उनके करने की ज़रूरत के आधार पर बांटा गया है। कृषि किस आधार पर की जा रही, क्यों की जा रही, उसके आधार पर कृषि के कई प्रकारों में बांटा गया है। यहाँ पर पहले प्रकार हम करेंगे, इसको बोलते हैं प्रारंभिक कृषि। प्रारंभिक कृषि यानी जब कृषि का आविष्कार हुआ था, कृषि का खोज हुआ था, तो उस समय कृषि कैसे की जाती थी और कृषि क्यों की जाती थी। तो इस प्रारंभिक कृषि में हम देखेंगे जो हमारे देश की जो जनजातीय जनसंख्या है, यह प्रारंभिक कृषि अधिक करती है। और इस प्रारंभिक कृषि में पुराने ज़माने की या बहुत ही पिछड़ी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे लकड़ी के हल, लकड़ी या लोहे की कुदाल या ऐसे ही जोते हुए खेतों में खेती की जाती, मतलब पुरातन समय की जो हमारी व्यवस्था थी खेती की, उसको इसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको प्रारंभिक कृषि कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, जैसे इसका नाम है जीविका और निर्वाह कृषि, यानी यह कृषि केवल जीवन जीने के लिए और अपना निर्वाह करने के लिए कृषि की जाती थी। इससे और कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ जो लोग कृषि करते थे वह अशिक्षित लोग होते थे, उनके पास और कोई जीविकोपार्जन के साधन नहीं होते थे, तो वह उस कारण इस कृषि से अपना निर्वाह करते थे, इसलिए इसको जीविका निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। प्रारंभिक कृषि। इस कृषि को देश में हर जगह और विदेशों में भी अनेकों नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः झूम की कृषि कहा जाता है। झूम की कृषि की जब हम बात करते हैं तो इस कृषि की जो मेन संरचना होती है कि जंगल को, जैसे हमारे जंगल हैं, ये हमारे जंगल हैं, ये ढेर सारे जंगल हैं, तो इनको एक तरफ से काटते हैं, इन जंगलों को एक तरफ से काटते हैं, इन जंगलों की एक तरफ से काटते हैं और यहाँ पे एक खेत बनाते हैं, यहाँ खेत बनाते हैं और यहाँ पे कृषि करते हैं बिना किसी रासायनिक खादों के, बिना किसी उन्नतशील औजारों के, बिना किसी उन्नतशील बीज के, केवल जमीन की उर्वरा शक्ति के दम पर यहाँ पर कृषि की जाती है। इस कृषि को जब करते हैं, यहाँ की जो हमारी जनसंख्या, खासतौर से आदिवासी जनसंख्या जब करती है, तो कुछ सालों में, 2-3 सालों में इस जमीन की पैदावार कम हो जाती है। तो इस कृषि को इसको छोड़ करके ये आगे बढ़ जाते हैं, इस एरिया के जंगल को काटते हैं और यहाँ पे एक नया खेत बनाते हैं और फिर यहाँ पे खेती करना चालू करते हैं और इस खेत को छोड़ देते हैं और यहाँ पर भी यह कुछ सालों तक खेती करते हैं, फिर इसके बाद एक नया खेत बनाते हैं। इस तरह से ये कहा जाता है कि यह कृषि पर्यावरण के विनाश के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, सबसे बड़ा कारण है। पर्यावरण से नुकसान सबसे ज़्यादा इस कृषि को होता है, क्योंकि जंगलों को काट करके ये लोग खेत बनाए जाते हैं और 2-3 साल इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, यानी पहले यहाँ पे कि इसका स्थानांतरण होकर यहाँ पे गया, स्थानांतरण होकर यहाँ गया। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड, इन सब राज्यों में इस कृषि को झूम की कृषि कहा जाता है। जो भारत के पूर्वी उत्तर के राज्य हैं उनको इसमें झूम की कृषि कहा जाता है। यहीं मणिपुर में इसको पामलू और छत्तीसगढ़ में इसे दीपा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मणिपुर में
पामलू और छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से भी इस कृषि को जाना जाता है। और इसे भारत में नहीं, यह एक प्रारंभिक कृषि है, तो विश्व के सभी देशों में होती थी। तो इस कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका मिल्का के नाम से, वेनेजुएला में कोनुको के नाम से, ब्राजील में रोको के नाम से, ब्राजील में रोको के नाम से, मध्य अमेरिका में मसोलो के नाम से, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से तथा वियतनाम में रे के नाम से इस कृषि को जाना जाता है। और भारत के भी अनेक देशों में इस कृषि भारत के भी अनेक प्रदेशों में भी इस कृषि को अनेक नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दाहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पोंडा पेंडा, उड़ीसा में पामाडामी कोमना, पश्चिमी तट पर कुमारी, हिमालयी क्षेत्रों में खील तथा झारखंड में कुरवा, झारखंड में कुरवा के नाम से भी इस कृषि को जाना जाता है। यह कृषि बहुत ही पिछड़ी पन में जो भी हमारी जनसंख्या निवास करती है उसके लिए की जाती है। और इसी कृषि के संबंध में हमारी पाठ्य पुस्तक में एक रिंझा नामक एक लड़की की कहानी है जो असम के डीफू के पास में रहती है। उसके परिवार के लोग ऐसी खेती करते हैं। उसको यह बात समझ में नहीं आती थी कि हर 2-3 साल बाद उसके खेतों को बदल के। अब हम बात करेंगे खेती के दूसरे प्रकार की, जिसको बोलते हैं जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि जीविका कृषि या निर्वाह कृषि कहा जाता है। यह कृषि अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। जीविका निर्वाह कृषि यानी कि यह भी निर्वाह के लिए होता है। यह अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है। इस कृषि में भी झूम की कृषि, प्रारंभिक कृषि से भी अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे अधिक से अधिक पैदावार उत्पन्न करने के लिए, अधिक से अधिक उपज उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि इस कृषि पर जनसंख्या का अधिक भार पड़ता है। अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में एक कृषि की जाती है। वहाँ पर जनसंख्या का अत्यधिक भार होने के कारण इस कृषि में अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों की और अत्यधिक श्रम का प्रयत्न किया जाता है। यह भी कृषि एक लाभदायक नहीं होती है। और इस कृषि में का जो सबसे बड़ा जो डिमेरिट है, डिफेक्टर है, कि इसमें जोतों का आकार छोटा रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले एक भाई थे, इसका पूरा खेत था। उसके बाद इनके दो पुत्र हुए, तो एक खेत आधा हो गया, एक इनका हो गया, एक इनका हो गया। फिर इनके भी मान लीजिए कि 2 पुत्र हुए, तो ये भी खेत आधा हो गया। ये भी इनके मान लीजिए 3 पुत्र हो गए, तो ये इससे 3 भाग हो गए। इस तरह ऐसे जनसंख्या बढ़ती जाती है और एक खेत छोटे छोटे होते जाते रहते हैं। तो इससे भूमि का आकार, जोतों का आकार छोटा होता जाता है, जिससे खेती करने में लोगों की रुचि जो होती है कम होती जाती है। एक खेतों का जोतों का छोटा आकार होना इस कृषि का सबसे बड़ा डिमेरिट है, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा नुकसान इसके कारण हुआ है। और बाद में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन जोतों को बड़ा करने के लिए या दूर दूर के जोतों इकट्ठा करने के लिए सरकार ने चकबंदी का कार्यक्रम लाया था। आगे पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी कृषि आती है रोपण कृषि या वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि में ज़्यादातर बागानी फसलों का उपयोग किया जाता है, बागानी फसलों को लगाया जाता है। भारत की मुख्यतः रोपण फसलें या बागानी फसलें हैं चाय, कहवा, रबड़, केला, और इसमें गन्ने को भी हम रोपण कृषि के अंदर लेते हैं। ये भारत की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलें हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं। इनको हम रोपण फसलें भी कहते हैं। यह कृषि को इस पे बड़े बड़े फार्मों में कृषि की जाती है। वहाँ पर अत्यधिक, जैसे हम बात करें तो जैसे चावल उड़ीसा के लिए एक निर्वाह कृषि है। उड़ीसा में जो व्यक्ति चावल को बोता है निर्वाह कृषि होता है।
निर्वाह कृषि। लेकिन जब यही चावल पंजाब में बोया जाता है, बड़े किसानों द्वारा बोया जाता है, तो यह रोपण कृषि होती है। जब कोई चीज़ भूमि के छोटे टुकड़े पे की जाती है तो वह निर्वाह कृषि कहलाती है। लेकिन जब वही एक औद्योगिक टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, बड़े बड़े मशीनरियों का सहारा लेके, अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करके, उन्नत बीजों का प्रयोग करके एक बड़े क्षेत्र में एक अमीर उद्योगपति किसान के द्वारा की जाती है, तो उसे रोपण कृषि या फार्मिंग कृषि भी कहा जाता है। तो इसी कृषि के क्रम में हम देखेंगे कि भारत में शस्व जो प्रारूप है, यानी कृषि का जो प्रारूप है, इसको मुख्यतः 3 मौसम में भागों में बांटा गया है। पहला रबी, दूसरा खरीफ, और इन्हीं रबी और खरीफ के बीच में आता है जायद। रबी, खरीफ और जायद, ये भारत की 3 मुख्यतः ऋतु व क्रम से फसलें हैं। अब इस वीडियो में हम इतने ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के पढ़ेंगे। और यहाँ पर कृषि के महत्व के बारे में बता दें कि कृषि से भारत को, उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। कच्चा माल होता है किसी भी तैयार वस्तु को तैयार करने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह उस उद्योग के लिए कच्चा माल होते हैं। किसी और उद्योग के लिए वो पूरे परिपक्व माल हो सकते, पूरा उत्पाद हो सकता है, लेकिन उस उद्योग के लिए वो कच्चा माल होता है। और भारत में कृषि जो है कच्चे माल का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप वीडियो बने लगे, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।